Morning students, today we are discussing another chapter, work and energy. See, till now we have discussed about different types of motion and the factor responsible for motion. Like motion कैसे होता है, कौन सा कॉज है और मोशन के लिए फोर्स जो हम लगाते हैं उस फोर्स से रिलेटेड डिफरेंट लॉज जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं. But now in this chapter we will discuss what is work, what is energy and how we can utilize, we can learn about power. See, हमारे सराउंडिंग में जितना भी वर्क होता है, जितनी भी एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें हमारी कुछ एनर्जी कंज्यूम होती है. लाइक आप स्टूडेंट हैं, एज ए स्टूडेंट आप मेंटली एग्जॉस्ट होते हैं, पूरा दिन स्टडी करते हैं, बट फिज़िक्स यूज़ साइंटिफिक नोशन. फिज़िक्स में वर्क डन वही है जहाँ कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती है. विदाउट इट वर्क विल नॉट बी डन. अब लाइफ प्रोसेस में नंबर ऑफ प्रोसेसेस होती हैं. कौन कौन सी? लाइक प्लेइंग, सिंगिंग, रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, जंपिंग. बट इन दीज एक्टिविटीज़ वी फील एग्जॉस्टेड, वी मे फील एग्जॉस्टेड, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फिज़िक्स में इसको वर्क डन की कैटेगरी में कंसीडर किया जाए. तो सबसे पहले हमें सीखना है कि ये जो वर्क डन है हम किन कंडीशंस में कहते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि जिसमें वर्क डन कंसीडर. सी, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग वेरी हार्ड फॉर योर एग्जाम्स, यू ड्रॉ डायग्राम्स, ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, कलेक्ट क्वेश्चंस एंड देन ट्राई टू आंसर दोज, बट ये सब आपको एग्जॉस्ट करता है, बट नॉट इन फिजिकल टर्म्स. ऐसे ही मान लो हम एक और एग्जाम्पल लें, लाइक वी आर ट्राइंग टू पुश अ ह्यूज रॉक. अब हमने एफर्ट किया, हम उस रॉक को पुश कर रहे हैं. पुश करने की वजह से हम क्या कहें कि लेकिन फिर वो अपनी पोजीशन से नहीं हिलता है, तो क्या आप उसको अपना फोर्स लगाने में आप टायर्ड नहीं होंगे? यू विल फील टायर्ड, यू विल फील एग्जॉस्टेड. बट फिजिक्स क्या कहता है कि इसमें कोई भी वर्क डन नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ पर हम एक पॉइंट देते हैं क्योंकि इसमें कोई मोशन नहीं हुआ. देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट स्टोन और द रॉक. So when there is no displacement, we cannot say work is said to be done. अब अगर इसके अलावा हम देखें कि रॉक अपनी पोजीशन से मूव कर जाता है, या हम ये कहें कि हम स्टेयरकेस सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं, नीचे आते हैं, हम रनिंग करते हैं, कुछ डिस्टेंस कवर करते हैं, तो उन सब केसेस में वर्क डन एग्जिस्ट करता है, वर्क डन होता है. Now we discuss many examples where we can say work is done. Like अगर मान लो मैंने कोई छोटा सा पेबल लिया, like we are trying to push this pebble on the surface, तो क्या होगा? ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगा and it may reach to this particular point. तो इस केस में जब ये इनके बीच का डिस्टेंस वेरी करेगा, यानी इसकी पोजीशन चेंज होगी, इस केस में वर्क डन होगा. Like another example we can take, like a child एक ट्रॉली को या टॉय को मूव कर रहा है, तो उस केस में जब टॉय या ट्रॉली अपनी पोजीशन से मूव कर रही है तो उस केस में भी वर्क डन हुआ. अब ये पेन यहाँ पर टेबल पे रखा हुआ है, अगर मैं इसको लिफ्ट कर रही हूँ यानी इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, इस केस में इस पेन पोजीशन राइज हो रही है, तो जिसकी वजह से इसको भी हम कहेंगे वर्क इज डन. तो इन तीनों चार एग्जाम्पल्स में एक कॉमन सी बात आई है कि वर्क डन कब कब हो रहा है. हम कहेंगे वर्क इज सेट टू बी डन. कब कहेंगे वर्क इज सेट टू बी डन? यहाँ दो कंडीशन रहेगी कि सबसे पहले हमने कहा कि स्टोन को हमें मूव कराना है, तो मूव कराने के लिए हमें एक क्वांटिटी चाहिए फोर्स. भाई जब तक एक एक्सटर्नल एफर्ट नहीं होगा, एक फोर्स नहीं होगा, तब तक वो बॉडी मूव ही नहीं कर सकती. सो वर्क शुड बी डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. पहला पॉइंट हो गया कि फोर्स चाहिए. दूसरा क्या है कि देयर मस्ट बी सम चेंज इन पोजीशन, जिसको मैं कह देती हूँ देयर मस्ट बी सम displacement. So work is said to be done when some external force is acting on a body and it may displace a body. यानी कि एक फोर्स दो कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है डिस्प्लेसमेंट. तो आपसे क्वेश्चन हो सकता है व्हाट आर द टू कंडीशंस नीडेड फॉर वर्क टू बी डन? तो आप कहेंगे अ फोर्स शुड एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट. सेकेंड क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड. इफ एनी ऑफ दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, यानी वर्क के लिए दोनों कंडीशन साइमल्टेनियस चाहिए. अगर कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम कहेंगे वर्क डन विल नॉट बी देयर. सो वर्क डन विल बी जीरो. नो वर्क विल बी डन इन दैट पर्टिकुलर केस.
So now let me discuss what will be the scientific definition of the work. So work done by a constant force. Work done by a constant force. सी कांस्टेंट फोर्स, ये भी एक अलग सा पॉइंट है जिसे हमें समझना है कि मान लो मुझे किसी ये कहें कि किसी टेबल को हिलाना है तो कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, उसकी हम फिक्स्ड वैल्यू से उसे मूव कर रहे हैं, तो एक फोर्स जो हम यूज़ करेंगे इस वर्क डन को डिफाइन करने में उसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू लेंगे. नाउ दिस वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, तो इस केस में अब हम ये कहते हैं दैट वर्क डन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ force and displacement. Work done is taken as product of force and displacement. अभी मैंने बताया कि इन दोनों में से कोई भी एक क्वांटिटी अगर एग्जिस्ट नहीं करती, अगर फोर्स जीरो है या डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो दोनों ही कंडीशन में वर्क डन नहीं होगा. वर्क डन विल बी जीरो इन दैट पर्टिकुलर केस. तो वर्क डन का जो फॉर्मूला हो गया, मैथमेटिकल फॉर्मूला जो आपको लर्न करना है, वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी F इंटू S. अब यहाँ पे अगर हम देखें, एक और पॉइंट देखें कि वर्क डन प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन वर्क डन की सिर्फ मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट करता है. इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन. इसकी कोई भी डायरेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती है, इसीलिए वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी. वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी. नाउ कमिंग टू इट्स यूनिट, कि वर्क डन को हम किस टर्म में डिफाइन कर सकते हैं. जैसे फोर्स का क्वांटिटी का हमें यूनिट पता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है या सेंटीमीटर होता है, जो भी हम लेके चलते हैं. तो वर्क डन का क्या यूनिट होता है, तो अब देखिए हम यहाँ डिफाइन करते हैं कि बेसिकली वर्क डन को मेज़र करने के लिए जो यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ वर्क, दिस इज जूल. देखिए लिखते टाइम हम जे स्मॉल ही बनाते हैं क्योंकि दिस इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट एंड सिंबल में इसका कैपिटल जी आएगा. जब ना लिखते हैं इसका यूनिट तो ये स्मॉल जे, जूल कंप्लीट लिखने में स्मॉल जे और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैपिटल जी. SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इस जूल को डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन करेंगे हम फोर्स एंड डिस्टेंस की टर्म्स में इसको हम डिफाइन करेंगे. Now work is said to be 1 Newton. Work is said to be 1 joule. यहाँ लिखेंगे हम work is said to be 1 joule. तब if a force of 1 Newton produces displacement of 1 meter in a body. यानी जो भी फोर्स हम बॉडी पर लगा रहे हैं दैट विल प्रोड्यूसिंग सम डिस्प्लेसमेंट, और हम स्पेसिफाई कर रहे हैं इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर इन अ बॉडी along the line of action of force. Along the line of action of force. तो ये डेफिनेशन यू हैव टू लर्न. इसको आपको लर्न करना है कि अगर 1 जूल को डिफाइन करना आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, या फोर्स ऑफ 1 न्यूटन प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर इन अ बॉडी along the line of action of force. So 1 joule that we have written, this is 1 Newton meter. कैसे लिया, 1 जूल है ना. अब न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स एंड मीटर इज अ यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इनको कंबाइन किया तो ये हो गया 1 न्यूटन मीटर. दिस वे यू हैव डिफाइंड SI यूनिट ऑफ वर्क डन. नाउ इफ वी सी कि वर्क इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब यहाँ पर हम इसको बता सकते हैं कि वर्क डन कब एग्जिस्ट करता है, जब फोर्स भी हो डिस्प्लेसमेंट भी हो. अगर इन दोनों में से कोई भी एक फैक्टर नहीं होगा तो वर्क डन जीरो होगा. तो वर्क डन हमारा यहाँ पर हम बता रहे हैं कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है.
ये कंडीशंस हैं. अभी इन 9th क्लास यू हैव टू लर्न दिस कंडीशन. जब 10th क्लास में मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप पढ़ लेंगे तब आपको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी पता चलेगी जिसके बेसिस पर आप इसे फाइंड भी कर सकते हैं. बट अभी आपको कंडीशंस लर्न करनी है कि पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, नेगेटिव वर्क डन कब होता है और ज़ीरो वर्क डन की अलग अलग क्या क्या कंडीशंस हैं. सो when we are saying work is said to be positive, work done positive कब होगा, क्या कंडीशन है, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन. यानी अगर किसी बॉडी को हम पुल कर रहे हैं तो फोर्स भी हम इधर ही लगा रहे हैं और बॉडी मूव भी इसी डायरेक्शन में कर रही है. तो जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो गई तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. ये कंडीशन है, ये आपको लर्न करना है कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन. नाउ सी व्हेन वर्क विल बी नेगेटिव, नेगेटिव वर्क डन की क्या कंडीशन होगी. सो वर्क विल बी नेगेटिव. व्हाट विल बी द कंडीशन, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, if force and displacement are acting in opposite direction. These are acting in opposite direction. These are acting in opposite direction. भाई अब इसको हम समझने के लिए हम ये कहें कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो वर्क डन नेगेटिव हो जाता है. आई विल ट्राई टू गिव यू वन एग्जाम्पल. मान लो मैं ये कहती हूँ कि ये ब्लॉक है, अब इस पर हम बॉडी को जो मूव करते हैं, जो फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर होता है, ठीक है. लेकिन हम अप्लाइड फोर्स की वजह से वर्क डन नहीं निकालेंगे. ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पॉइंट है कि अगर मुझे इस ब्लॉक को इधर मूव करना है तो ऑब्वियसली फोर्स मैं इधर लगा रही हूँ. लेकिन अगर मैं कहूँ कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंड दीज टू आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. जब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो वर्क डन नेगेटिव होगा. ये एग्जाम्पल अभी बहुत पूरा एक्सप्लेन नहीं हो पाया है क्योंकि इसमें एक फैक्टर अभी हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि मैथ्स में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़े हैं. पर आपको ये कंडीशन ही समझनी है, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो कौन सा फोर्स, जिस फोर्स की वजह से हम वर्क डन निकाल रहे हैं. तो अगर मैं यहाँ कहती वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, सो वर्क डन कैसा होता उस केस में, नेगेटिव. रीज़न, क्या रीज़न है इसका, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं. फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है और बॉडी आगे की तरफ जा रही है, फॉरवर्ड मोशन में है. सो यू कैन से वर्क डन विल बी नेगेटिव. अब हम बात करते हैं ज़ीरो वर्क डन. तो ज़ीरो वर्क डन के लिए सबसे पहले तो अगर हम ये कहें कि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसके लिए हमारे पास टू कंडीशंस बेसिकली हैं. सबसे पहली, इफ़ अगर हम बॉडी पर कोई फोर्स ही नहीं लगाएं, जब बॉडी पे कोई फोर्स ही नहीं लगेगा तो वो तो रेस्ट पे रही. अब इस पेन को मैंने अगर यहाँ रख दिया, इसको मैंने लिफ्ट ही नहीं किया, तो कितने घंटों तक यहाँ रखा रहेगा, तो उस केस में कोई भी वर्क डन नहीं होगा. सो इफ़ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, वर्क डन विल बी ज़ीरो. सिमिलरली फोर्स तो लग रहा है बॉडी पर, फोर्स तो हम अप्लाई कर रहे हैं, बट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है. ऐसा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, पहले इसको समझते हैं. जैसे कि मैंने एक बड़ा सा रॉक लिया, बड़ा सा टेबल लिया, उस पर मैं फोर्स लगाई जा रही हूँ कि दैट इट विल बी मूविंग, लेकिन फोर्स तो लगा रहे हैं, एफर्ट तो लगा रहे हैं, बट स्टिल दिस ब्लॉक इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन. वाई, क्योंकि ये बहुत हैवी है. या अगर हम एक ये कहें कि बड़े से ब्लॉक को अगर आप मूव करना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ मल्टीपल एफर्ट, आपने बहुत सारा फोर्स लगाया लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा. तो फोर्स तो प्रेजेंट है लेकिन मोशन नहीं है, मोशन नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है. तो उस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है. सो वन कंडीशन, व्हेन फोर्स ज़ीरो, वर्क डन ज़ीरो. व्हेन नो डिस्प्लेसमेंट, देन वर्क डन ज़ीरो. एक और कंडीशन जो हम लेंगे वो क्या कहेंगे, इफ़ फोर्स and displacement are, these are perpendicular to each other. When these are perpendicular to each other,
सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, परपेंडिकुलर। सपोज मैं एक एग्जाम्पल हूँ कि अगर मान लो यहाँ पर एक टेबल पे, ठीक है, ये ब्लॉक रखा हुआ है और हमें मालूम है कि इस ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड है, ठीक है। अब फोर्स, यानी फोर्स कौन सा ले रहे हैं हम, डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है। हालांकि इसको मोशन के लिए हमने फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, देखो ध्यान से समझना है इस पॉइंट को। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स नहीं ले रहे हैं, हम कह रहे हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो ग्रेविटी कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, फॉरवर्ड। इफ अ बॉडी इज मूविंग फॉरवर्ड बट वर्क इज डन बाय ग्रेविटी, तो उस केस में क्या हो गया, ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो गया, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मीनिंग दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के, दो फैक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इस कंडीशन में भी वर्क डन जीरो होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वर्क डन जीरो कब कब होता है, जब या तो कोई फोर्स नहीं लगता, फोर्स नहीं लगेगा तो मोशन भी नहीं होगा, वर्क डन जीरो है। अच्छा, फोर्स जीरो है, वर्क डन जीरो है। दूसरा मैंने कहा फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वर्क डन भी जीरो है। तीसरा मैंने कहा कि अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उस केस में भी वर्क डन जीरो हो जाएगा। आई होप दिस पॉइंट ऑफ जीरो वर्क डन इज क्लियर। अभी मुझे एक और एग्जाम्पल दिमाग में आया है, जब हम कह रहे हैं फोर्स जीरो हो तो वर्क डन क्या होगा। देखो इस केस को हम यहाँ रिलेट करते हैं। देखिए मैं कहती हूँ कि एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। इफ अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन आपने मोशन चैप्टर में पढ़ा था, इसका मतलब स्पीड क्या हो गई, कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। अब जब एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो फोर्स क्या हो गया बेटा, फोर्स विल बी जीरो। यानी एक बॉडी मोशन में है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो है उसमें, लेकिन स्पीड सेम होने की वजह से उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। इस केस में भी वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि वर्क डन जीरो हो सकता है अंडर थ्री कंडीशंस, force zero, displacement zero and force and displacement are perpendicular to each other। लेकिन एक और एग्जाम्पल है, ये कॉन्सेप्चुअल या हॉट क्वेश्चन बन सकता है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तब वर्क डन क्या होगा, व्हाट विल बी द वर्क डन। क्वेश्चन है व्हेन अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन व्हाट विल बी द वर्क डन। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उस केस में वर्क डन जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन मीन्स सेम स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। इट मीन्स एक्सेलरेशन जीरो, इट मीन्स नो फोर्स इज एक्टिंग। अब फोर्स नहीं लग रहा है, बेशक वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, वर्क डन हो जाएगा जीरो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट or the formula of work done, let me explain one example. See, this is NCERT solved example 11.1. I am reading the statement first. A force of 5 Newton is acting on an object. The object is displaced through 2 meter in the direction of force. एक फोर्स लग रहा है कितना, 5 न्यूटन। इट इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी गिवन क्या है, सबसे पहले फोर्स। इट इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस थ्रू 2 मीटर। ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है 2 मीटर से इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इफ फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, यानी ऑब्जेक्ट पे कॉन्टिन्यूसली फोर्स लग रहा है जब तक कि उसका मोशन हो रहा है, व्हाट विल बी द वर्क डन। तो देखिए, हालांकि ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्वांटिटी देखनी है। फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन, डिस्टेंस दिया हुआ है 2 मीटर। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 दैट इज 10 न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं और 10 जूल भी ले सकते हैं। यूनिट आप न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो और जूल भी लिख सकते हो। से बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। Now see next question. A force of 7 Newton act on an object. The displacement is 8 meter
इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स लग रहा है यही नजर आ रहा है, फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट एंड प्रोड्यूसिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. व्हाट इज द वर्क डन? दिस इज व्हाट इज द वर्क डन. तो उस केस में सिंपल, अब आप सॉल्व करके देखिए इसको. सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है. फोर्स दिया है 7 न्यूटन, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है 8 मीटर. सो ये हो गया 56 joule. This comes out to be 56 joule. I hope this is clear to you all. Now one more numerical I am taking. A porter lift a luggage. A porter lift a luggage of 15 kilogram from the ground. A porter lift a luggage जिसका मास गिवन है आपको कितना, 15 किलोग्राम, right? And puts it on head. Put it on head 1.5 meter above the ground, right? Calculate work done by him on the luggage. पहले देखिए स्टेटमेंट क्या है कि एक पोर्टर है, वो क्या करता है, एक ये हैवी मास है, इसको यहाँ से उठा के जो पर्सन है इसके हेड पर रख रहा है. तो यहाँ से ग्राउंड पे हमारा मास है, लगेज है, और उसको जो पोर्टर है वो लिफ्ट करके कितनी हाइट पर ले गया, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है 1.5 मीटर, यानी इसको 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर ले गया. तो वर्क डन क्या होगा, अब आप सॉल्व करके दिखा सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट हो गया इस केस में 1.5 मीटर. सो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. बस इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना है, हमें फोर्स नहीं गिवन है, मास गिवन है. तो फोर्स क्या होगा, क्योंकि फोर्स कौन सा है, ग्रेविटी. फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि वेट ही नीचे एक्ट करेगा ना, जो हमने अभी ग्रेविटेशन में स्टडी किया था. तो फोर्स क्या हो गया, वेट यानी ग्रेविटी. तो mg इंटू एस. तो मास कितना है 15, g की वैल्यू 10 और डिस्प्लेसमेंट हो गया 1.5. तो बेटा अब इसे सॉल्व कीजिए. 15 इंटू 10 इंटू 15 बाई 10, दिस इज 225 जूल. So this much work will be done and this is the simple case. यहाँ बस एक कॉमन सा चेंज है जो यहाँ आपको पता होना चाहिए, ये फोर्स. क्योंकि यहाँ पर मास गिवन है, तो मास को फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है F इक्वल टू m इंटू ए. क्योंकि यहाँ पर बॉडी का मास है और यहाँ पर फोर्स, अप्लाइड फोर्स और कोई नहीं है, यहाँ सिर्फ हम इसको लिफ्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस है. फोर्स क्या हो जाएगा, m इंटू जी हो जाएगा. ये इसका की पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है. वन लास्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग, स्लाइट इट्स लेवल इज इंक्रीज. ध्यान से समझेंगे. एन इंजन पुल्स अ ट्रेन 1 किलोमीटर. An engine pulls a train 1 kilometer over a level track. एक लेवल ट्रैक पे एक इंजन एक ट्रेन को 1 किलोमीटर डिस्टेंस तक मूव कर रहा है. कैलकुलेट वर्क बाय ट्रेन. कितना वर्क डन हुआ ट्रेन का, गिवन दैट फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इज 5 इंटू 10⁵ न्यूटन. अब इस क्वेश्चन में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस का क्या रोल है, बस हमें इसको समझना है, अदरवाइज सारा कॉन्सेप्ट सेम होगा जो हमने अभी तक डिस्कस किया है. लेट्स सी हाउ. सो सबसे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर. अब ये जो है ये क्या है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस यानी फ्रिक्शनल फोर्स. रेजिस्टेंस माने ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि अगर मान लो ये इंजन इस ट्रेन को पुल कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा है और ट्रेन का मूवमेंट आगे हो रहा है. तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, दिस इज -5 10⁵ न्यूटन. फ्रिक्शनल फोर्स इतना है, तो जिसकी वजह से वर्क डन आपका नेगेटिव होगा. चाहे तो फ्रिक्शनल फोर्स को नेगेटिव रख लो, और अगर आप इसको पॉजिटिव रखते हो तो यहाँ से वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा, वर्क डन हो जाएगा -F इंटू एस. चाहे, क्योंकि हमें अभी हमने स्टडी किया था कि नेगेटिव वर्क डन कब होता है, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है. तो ये फ्रिक्शनल फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वर्क डन हो गया नेगेटिव. तो ये हो जाएगा -5 इंटू 10⁵ इंटू 1000, दिस इज -5 इंटू 10⁸ जूल. ये हो गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स. अब हमसे पूछा क्या है, देखिए ज़रा. सी
वी हैव टू फाइंड कैलकुलेट वर्क डन बाय ट्रेन. फ्रिक्शन फोर्स से नहीं पूछा हुआ, कैलकुलेट वर्क डन बाय द ट्रेन. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्क डन बाय ट्रेन इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इंजन, सॉरी बाय फ्रिक्शन फोर्स. ट्रेन वर्क डन करेगी फ्रिक्शन फोर्स के वर्क डन से ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ट्रेन इधर जा रही है, फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट लग रहा है, तो वर्क डन बाय ट्रेन विल बी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन. तो बस यही रखना है आपको, माइनस 5 10⁻8 जूल. तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻8 जूल. दिस इज द वर्क डन बाय ट्रेन. तो ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा टिपिकल है, कॉन्सेप्ट वहीं से शुरू होता है. डिस्प्लेसमेंट है 1000 मीटर, फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है 5 × 10⁵ न्यूटन. तो आपको ध्यान रखना है फ्रिक्शनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो वर्क डन नेगेटिव होगा. और वर्क डन बाय ट्रेन जो होगा दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन. सो दिस विल बी द आंसर. आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ. अब आज आपको करना क्या है, सारा टॉपिक अच्छे से आप रिवाइज करेंगे, NCERT से रीडिंग करेंगे. NCERT से रीडिंग करके एंड यू विल सॉल्व ब्लू पैच क्वेश्चंस. ब्लू पैच क्वेश्चंस ऑन पेज, you can say this is your 149. सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स 2 मैंने कराए हैं. 11 दिस इज योर 11.1 एंड 11.2. और उसके बाद ब्लू पैच ये क्वेश्चन भी कराया है. और 149 पेज के ब्लू पैच क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल है एंड 3 कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, उनको ट्राई करना. दिस इज योर होमवर्क. और 149 से पहले यानी अप टू 148 पेज तक यू हैव टू रीड द चैप्टर थॉरली फ्रॉम NCERT. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.